हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 5। आज के दिन हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं अल्कोहल की एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। इस टॉपिक में आपको अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड के बारे में बात करनी होती है। ये हमें स्टडी करना होता है कि अगर हम लोग अल्कोहल्स को चेंज करते जाएं, जैसे मान लो मेथनॉल से मेथनॉल पे गए, एथेनॉल से प्रोपेनॉल पे गए, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड आने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है। अब इसे समझने के लिए हम एक बार फटाफट ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताया जाए, हम साइंटिफिक डेफिनेशन में ना जाएं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम उस टेम्परेचर को बोलने लगते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि ये लेमैन लैंग्वेज है, साइंटिफिकली तो डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की कुछ ऐसी होती है कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन हमारे लिए लेमैन डेफिनेशन भी काफी कुछ काम कर जाती है। देखो बॉइलिंग का मतलब क्या है। बॉइलिंग का मतलब ये है कि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने वाले, और ऐसा करने के लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स को कंपेयर करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि किसी एक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम। तो ये चीज पकड़ने के लिए हमें यह समझना जरूरी होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करी जाए, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर एक लिक्विड हमारे पास है जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, और एक दूसरा लिक्विड है जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, तो जाहिर सी बात है वीक वाले लिक्विड के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट करने में या गैस में कन्वर्ट करने में कम एनर्जी, कम हीट देनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन उसी का उल्टा, जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, उसे वेपराइज करने में, उसे बॉइल करने में जाहिर सी बात है ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा लेकर जाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर हम समझें तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दरअसल में किसी भी लिक्विड के लिए अगर हम कंपेयर करने बैठे, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आइडिया तो आप याद रख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बारे में हम जब बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के। इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जितना भी लगने वाला है। तो अगर हमें अलग अलग अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, तो हमें कंपैरिजन में यही देखना है कि कौन से अल्कोहल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे और कौन से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होंगे। जिसका ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल्स के बीच में कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसके लिए एक बेसिक आइडिया आपको यह भी दिया जाता है कि अगर हम एक बेसिक ट्रेंड के बारे में बात करें, तो जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन एटम्स का नंबर इंक्रीज होगा, वैसे ही वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और ये बात अल्कोहल के ऊपर भी वैलिड है और फिनॉल्स के ऊपर भी काफी हद तक वैलिड है। ऑब्वियसली फिनॉल में कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। वो केमिस्ट्री का कोई चैप्टर ऐसा होता ही नहीं है जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। एक्सेप्शन की केमिस्ट्री होती ही नहीं है। तो डेफिनेटली फिनॉल में हमें कुछ जगह एक्सेप्शंस मिलेंगे, जहां पर आएंगे उन्हें एड्रेस करेंगे। और यार अब तक आप इतने समझदार हो गए होंगे कि आपको पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि हम सीधे एक्सेप्शन पे जंप कर जाएं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सब लेके चलनी पड़ेगी। क्या पता कोई बहुत ही दयावान टीचर हो जो एक्सेप्शन ना पूछे आपसे, जो बेसिक ट्रेंड है वही पूछ ले। तो फटाफट अगर हम लोग देखें तो यहां पर बात लिखी है, जितना ज्यादा कार्बन एटम्स बढ़ेगा अल्कोहल के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी किसी और अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब अगर इसे हम अप्लाई करें, तो हम अगर कंपेयर करने बैठ जाएं मेथनॉल और एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को, तो क्योंकि एथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मेथनॉल से। पर अगर एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मेथनॉल से, तो इसका मतलब हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेथनॉल। और ये बात हमें कैसे पता चल सकती है? तो इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। मेथनॉल में एक कार्बन होने की वजह से बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, एथेनॉल में दो कार्बन होने की वजह से ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा।
तो एक तरह से ऐसा सोचो, ये बड़ा मैग्नेट है, ये छोटा मैग्नेट है। अब एथेनॉल का अगर तुम्हारे पास कोई सैंपल है तो इसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स होंगे, और अगर तुम मेथनॉल का अगर तुम्हारे पास कोई सैंपल है तो ऐसे बहुत छोटे छोटे मैग्नेट्स होंगे, और एथेनॉल का अगर तुम्हारे पास कोई सैंपल है तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स होंगे। आपको क्या लगता है कि किस तरह के मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मेथनॉल में ज्यादा होगा, एथेनॉल में ज्यादा होगा, मेथनॉल में कम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने की वजह से इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने की वजह से ज्यादा बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा आने लगता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है अट्रैक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये रीजन होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहां पर ऑब्जर्व करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये तो समझ लिया कि जैसे जैसे हम लिक्विड, जैसे जैसे हम अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ ही जाएगा, तो जहां पर कार्बन एटम वाली बात लिखी है वहां पर मॉलिक्यूलर मास वाली बात भी लिख सकते हैं। तो अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स के साथ काम करेंगे तब क्या होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ब्यूटेनॉल के साथ काम करने बैठ गए, ठीक है, C4H9OH के साथ काम करने बैठ गए, तो इसके तो अलग अलग आइसोमर बन सकते हैं। आइसोमर जिसमें सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, लास्ट वाले कार्बन पे एक OH लगा दोगे। दूसरा जिसमें सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे और दूसरे कार्बन पर OH लगा होगा। एक ये आइडिया आ सकता है। एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, अब की बार 3 कार्बन की पैरेंट चेन होगी और ऐसा मॉलिक्यूल बन सकता है ये। तो अब इनमें अगर हम लोग, क्योंकि ये आइसोमेरिक है ना, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो कार्बन एटम सेम होने की वजह से जो ये रूल है ये तो फेल हो जाएगा कि कार्बन एटम अगर डिफरेंट होते तो जिस अल्कोहल में कार्बन का नंबर ज्यादा होता उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता, पर यहां पे तो सब में कार्बन एटम 4 ही है, सबका मॉलिक्यूलर मास सेम ही है, तो क्या इसका मतलब है सबके बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे? तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा नहीं होने वाला। ये मॉलिक्यूल काफी डिफरेंट है, साइज में बड़ा है, ये मॉलिक्यूल साइज में छोटा हो रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम आए। तो अब इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करें? तो इसके लिए भी एक रूल चलता है। आइसोमेरिक अल्कोहल्स में अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को आए तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा आइडिया चलेगा, और वो आइडिया यहां पर आपको मेंशन है कि अगर हम कभी भी आइसोमेरिक अल्कोहल्स के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने लग जाता है अगर उनमें ब्रांचिंग बढ़ने लगे, मतलब साइड में जितनी ज्यादा चेन्स आने लगेंगी उन अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होने लगेगा। तो साइड चेन अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स। अच्छा, ऐसा ही बेसिक आइडिया ना हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा था। तो अगर आप एक तरह से नोटिस करो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भले चाहे बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, कई बार तो परसेप्शन बना लेते हैं इस वजह से, पर एक बात नोटिस करूं, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और मैंने ऐसे देखा भी है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़े तो बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक ना जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाते हो टॉपिक्स को, रिवाइज अपने आप ही होने लगते हैं। जो हम लोगों ने आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखा था, कुछ ऐसी ही बात हमें अल्कोहल्स के साथ भी मिल रही है। तो अगर आपको वहां पर वो बात याद हो गई थी तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर सीधे अप्लाई कर सकते हो। वहां पर नहीं हुई थी तो यहां पर दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, बस अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हो लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर बात हम हेलो एल्केन्स में भी अप्लाई कर रहे थे। ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के साथ भी होता है, बस थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत होती है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स की, तो रूल के अकॉर्डिंग ये ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो हमने अभी C4H9OH के दो बहुत ही प्रोमिनेंट अल्कोहल बनाए थे, एक जिसमें हमारे पास 3 कार्बन की चेन थी और एक साइड चेन CH3 की थी और एक OH की, और दूसरे में हमने सीधे क्या ले लिए थे, चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लिए थे और लास्ट में OH लगा दिया था। अगर मुझे मान लो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत ही सिंपल आइडिया चलेगा। रूल कह रहा है कि ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। इसमें ब्रांच ज्यादा है, अच्छा यहां CH3 लिखना था, इसमें ब्रांच ज्यादा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा। इसमें भी रीजन क्या है? वही
यहां पर नोटिस करो ब्रांचिंग ना होने की वजह से इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जब हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेनॉल का सैंपल होगा तो उस सैंपल में बहुत सारे ब्यूटेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे। मान लो एक बीकर है, बीकर में हमने नॉर्मल ब्यूटेनॉल लिया हुआ है, ब्यूटेनॉल लिक्विड फॉर्म में रहता है और इस लिक्विड में ब्यूटेनॉल के छोटे 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 ऐसे करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे और इन करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया इस अल्कोहल के सरफेस एरिया, इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया से बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा सरफेस एरिया कम होने की वजह से। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये आइडिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा हमें और किस बात पर ध्यान रखना है, तो हमने अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट तो कंपेयर कर लिए। क्या हो अगर हम अल्कोहल को किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को देखने के लिए। तो इसके लिए भी बड़ा सिंपल आइडिया है कि अगर हमें मान लो अल्कोहल या फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन करना है तो अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेंशन है प्रॉपर्ली, ये अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होगा, ईथर, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, इसके कंपैरिजन में। हाँ, लेकिन इसमें एक रूल फॉलो करना होता है कि जब आप अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को किसी भी हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन से कंपेयर करोगे तो इनके मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल होने चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल होने का मतलब क्या है कि आप मेथनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को मेथिल क्लोराइड से कंपेयर करो चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि मेथनॉल को आप कंपेयर करने बैठ जाओ, क्या नाम है, C5H11Cl से। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मॉलिक्यूलर मास अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा और आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने बैठोगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर मतलब इस बेसिक आइडिया के ऊपर सवाल पूछे भी नहीं जाते, फिर बड़ा मतलब इसमें तो जाहिर सी बात है या तो बहुत वेग जजमेंट होगा जहां पर आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, जहां पर आपका दिमाग चल ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर सवाल भी नहीं बनते। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के अलग अलग कंपाउंड्स ले लें, उनमें अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट या फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और रीजन बहुत ही सिंपल है, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है OH ग्रुप की वजह से, बट नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन्स में एब्सेंट रहती है और यही रीजन होता है कि जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और ये आपको एक्चुअल डेटा में भी गिवन है। देखो ये हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल है एथेनॉल, इसका एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन के आसपास, मॉलिक्यूलर मास लगभग 46 है। फिर हमने एक ईथर लिया मेथॉक्सी मीथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास 46 है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम, क्या सेम ही है क्योंकि ये दोनों आइसोमर है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो तो 248 केल्विन है। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या नहीं, मैं जूम कर देता हूं, ये देखो इस ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 248 है जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351 है और ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास का हमने अल्केन लिया प्रोपेन, ये हाइड्रोकार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 231 केल्विन है। तो तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखो अल्कोहल का है, उससे कम ईथर का है और सबसे कम उस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का होगा, एल्केन का होगा, जिसको आपने सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के लिए लिया है। अच्छा यहां पर ये मत सोचने लगना सर यहां तो 3 कार्बन है पर यहां तो 2 ही 2 हैं। आप नोटिस करो यहां पर जो आइडिया लिखा है वो मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में लिखा है। भाई यहां पर आपने एक कार्बन को हटाकर ही तो हो सकता है OH लगाया हो, यहां पर भी एक कार्बन की जगह पे OH लगाया हो, पर यहां पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी जगह पे कार्बन तो लगाना ही पड़ सकता है ना, ऐसे सोच सकते हो आप। तो अगर आपने लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास के, अच्छा जरूरी कि मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली सेम हो, आसपास है तो भी चलेगा, अगर लगभग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल, ईथर और एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है तो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आप बता सकते हो सबसे ज्यादा आएगा, ईथर का उससे कम, और जो भी आपने हाइड्रोकार्बन लिया है चाहे वो एल्केन हो, ठीक है, वो सबसे कम आएगा। तो ये 3 आइडिया तो अल्कोहल के बारे में हो गए। फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी थोड़ी सी स्पेशल बात करते हैं
और जैसे मैंने आपको कहा था कई बार एक्सेप्शन आ जाता है फिनॉल के अंदर, और एक्सेप्शन अगर आ गया तो कई बार टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है वो, तो इसीलिए उसे समझना जरूरी है। तो फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट में जहां पर एक्सेप्शन आने वाला है उनके बारे में बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल अगर हमें वैसे कंपेयर करना है तो फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। एक्सेप्शन जो है वो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि फिनॉल के डेरिवेटिव के बॉइलिंग पॉइंट में है। और फिनॉल के भी बहुत सारे डेरिवेटिव हो सकते हैं। इन बच्चों को ये नहीं पता कि डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल का मतलब क्या होता है, उन्हें मैं फटाफट बता दूं। जैसे आप सभी को पता है कि फिनॉल में बेंजीन रिंग के अंदर हम OH लगा के रखते हैं, और अगर हमें फिनॉल का डेरिवेटिव बनाना है तो इसके बाकी जो 5 हाइड्रोजन हैं इनमें से किसी एक को हटाकर कोई और ग्रुप लगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर NO2 लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड है ये बन जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। आपने इस हाइड्रोजन को हटाकर NO2 लगा दिया, तो अगर आपने OH के ऑल्टरनेट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर NO2 लगाया तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे मेटानाइट्रोफिनॉल। ये बड़ी बेसिक सी बात है, क्योंकि आप हाइड्रोजन को हटाकर एक नया मॉलिक्यूल ड्राइव कर रहे हो, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को बुलाया जाता है डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, क्योंकि ये फिनॉल से डेराइव हुए हैं, फिनॉल से बने हैं। इनका जो पैरेंट मॉलिक्यूल है वो फिनॉल है। और पीछे जाओगे तो बेंजीन हो सकता है, और पीछे जाओगे तो एसिटिलीन हो सकता है, लेकिन अभी इमीडिएट अगर देखोगे तो नाइट्रोफिनॉल डेराइव हुआ है फिनॉल से, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। और जरूरी नहीं आप NO2 लगाओ, यहाँ पर CH3 लगा सकते हो, आप यहाँ पे Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगा सकते हो, तो वहां पर आपको डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल्स देखने को मिलेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एक्सेप्शंस वगैरह के बारे में हम बात करते हैं वो दरअसल में फिनॉल के डेरिवेटिव में मिलता है, और वो भी फिनॉल के नाइट्रो वाले डेरिवेटिव में, यानी बेसिकली में नाइट्रोफिनॉल्स के अंदर मिलता है। तो हमारे पास ना 3 टाइप के नाइट्रोफिनॉल होते हैं। पहला, अगर OH के ठीक एडजेसेंट कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा हो तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा। अगर OH के एक कार्बन को छोड़ के NO2 लगा है तो ये मेटानाइट्रोफिनॉल होगा। और अगर OH के जस्ट अपोजिट NO2 लगा है तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल होगा। तो ये हमारे पास 3 टाइप के फिनॉल के डेरिवेटिव आते हैं मेरे बच्चे। अब अगर ये हमारे पास 3 टाइप के फिनॉल के डेरिवेटिव है और हमें इनमें कंपेयर करना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, तो वो हम देख रहे हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर भी वही, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को हमें मिलती है दरअसल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना अकर होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना, इस ऑक्सीजन के पास होता है नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और OH के हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के अगल बगल होने पर और एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एस्टैब्लिश होता है, और क्योंकि इस अट्रैक्शन फोर्स को एस्टैब्लिश करने में हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमें देखने को मिल रही है, तो इसे स्पेसिफिकली बुलाते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर एक बड़ी स्पेशल बात बताता हूं मेरे बच्चे में आपको, अगर कोई मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं स्टैब्लिश कर पाएगा, क्योंकि ये खुद अट्रैक्शन करने में बिजी हो गया, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन करने में बिजी हो गया, तो दूसरे के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करें तो इसमें OH का हाइड्रोजन और NO2 का O दरअसल में बहुत दूर दूर है, इनके लिए चांस नहीं है आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का। और अगर ये इंट्रामोलिकुलर नहीं कर पाए, मतलब खुद अपने मॉलिक्यूल के अंदर नहीं कर पाए, तो इन्हें ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी या उन्हें करने का मौका मिल जाएगा। और अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने बैठ गया, जैसे मान लो अगर आपने मेटानाइट्रोफिनॉल का एक सैंपल लिया, एक बीकर के अंदर मेटानाइट्रोफिनॉल लिक्विड लिया, तो उस लिक्विड में मेटानाइट्रोफिनॉल के अरबों खरबों मॉलिक्यूल होंगे, और ये अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि ये इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसमें एक ए एक्स्ट्रा लगा। इंट्रा
जहां पर ए पर मैं जोर दे रहा हूं तो उससे पता चलता है कि ये विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो इसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनका जो बॉन्ड है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो स्ट्रांग बनेगा, लेकिन इसका वीक बनेगा। पर जिनके बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, जिसका बॉन्ड वीक बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमें बॉइलिंग पॉइंट वीक कम देखने को मिलेगा। तो मेटा और नाइट्रो का इससे तो ज्यादा होगा, लेकिन मेटा और पैरा नाइट्रो में कौन ज्यादा है? मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा है? तो वो बाजी मार जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि OH और NO जस्ट अपोजिट है, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, पर ये इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर नहीं कर पाता। तो हमें यहां पर ट्रेंड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पर इनको नंबर दे दूं मेरे बच्चे, कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, मेटा सेकंड और पैरा थर्ड, और हमें इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर कंपेयर करना है तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ ऐसा आ जाएगा। मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसका रीजन यहां पर मैंने पूरा आपको लिख कर दे दिया है, एक बार मैं आपको रिसाइड भी कर देता हूं, बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मेंशन है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है अमंग जितने भी हमें नाइट्रोफिनॉल दे रखे हैं ऑर्थो मेटा पैरा में। अच्छा, उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेटा का ज्यादा है और सबसे कम होता है ऑर्थो का। रीजन बताया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा में होती है, लेकिन देखो यहां क्या लिखा है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कम से कम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लगेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल है इसका, सॉरी, जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट, अरे यार पैरा मैंने बोल दिया, जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो मेटा नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल के जो हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं, ठीक है, ये वाली बात क्या लिखी है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज लोअर देन दैट ऑफ, अच्छा सॉरी, ये फिनॉल के बारे में बात लिखी है, ये तो ऑर्थो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में बात हो गई। अगला जो स्टेटमेंट लिखा है कि अगर हम फिनॉल को कंपेयर करने बैठ जाएं, मतलब अगर मैं कह दूं कि यार इन तीनों के साथ ना हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है फिनॉल, तो अगर हम चारों को ले लें, फिनॉल को भी यहां इन्वॉल्व कर लें, ठीक है, ये हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। यहां पर ये फिनॉल है, ये फिनॉल के सारे डेरिवेटिव। अगर इन चारों में अगर हम पूछें बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा, तो अब ट्रेंड थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखो यहां पर वैसे NO2 लगने की वजह से ये जितने भी नाइट्रोफिनॉल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर मास फिनॉल से तो ज्यादा ही आएगा, और हमने पढ़ा है कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। अब यहीं पर आ जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि भले ही फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कम है, पर ये भाई साहब क्योंकि इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो गए हैं, तो इनको ध्यान ही नहीं रहेगा कि इन्हें अपना बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा करना है, यानी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतने वीक रहते हैं कि वो फिनॉल से भी कम रहते हैं। इन दोनों में तो नहीं, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही आएगा, लेकिन इससे नहीं आएगा। यही बात यहां पर मेंशन भी है। तो अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो ये बात लिखी है, अगर हम फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने बैठे तो ये कम होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल से और पैरा नाइट्रोफिनॉल से, पर ये दरअसल में ज्यादा होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, ठीक है। रीजन भाई कि जो दरअसल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी रहता है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन वाला जो केस है इसे अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट अब आगे बात कर लेते हैं। अब अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। तो भाई है, बिल्कुल है। वाटर दरअसल में सॉरी अल्कोहल वाटर के साथ बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। जैसे आप देखो ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल बना है CH3 CH2 OH, अगर आपने वाटर में से डाल दिया तो वाटर का फॉर्मूला ये लिखा है H2O, ये लिखा है H2O। तो ये जो H2O है वाटर का, इसमें हाइड्रोजन के पास होगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। तो किसी वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अल्कोहल के हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा,
और कोई दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, ये वाटर मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो कोई भी वो कंपाउंड जो पानी के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पानी में बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए अल्कोहल वाटर में बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। पर ये फैसिलिटी नोटिस करो, ईथर के पास अवेलेबल नहीं है। ईथर में ऑक्सीजन वाटर के जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता, और इसीलिए ईथर वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, पर अल्कोहल वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ये बात यहाँ पर मेंशन भी एनसीईआरटी के अंदर, वहीं से हम सारे पॉइंट्स पकड़ के चलेंगे। देखो एनसीईआरटी ही मेरे बच्चे अपने लिए वो होली बुक है जो हमें हमारे एग्जाम में बेड़ा पार करा के देती है। इसके पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए तो उन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहीं से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो अल्कोहल और फिनॉल में OH ग्रुप है, और OH ग्रुप एक पोलर ग्रुप होता है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बुलाया जाता है। OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दरअसल में वाटर के साथ मिसेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। OH ग्रुप दरअसल में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और इसी वजह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन का नंबर आप बढ़ाते चले जाओगे, तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो एक बात नोटिस करना कि हमारे पास कार्बन का नंबर बढ़ने की वजह से एक ऐसी चेन ज्यादा लंबी होती चली जाएगी जिसमें बहुत सारे कार्बन के एटम है। और ये जितनी भी कार्बन के एटम की लंबी सी चेन है ना, ये दरअसल में नॉन पोलर होती है। मतलब ये वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकती। तो जब तक OH इतना पावरफुल है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना ले और उसे इस नॉन पोलर कार्बन की चेन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब तक अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होते रहेंगे। पर एक ना एक अल्कोहल तो ऐसा आएगा जिसकी कार्बन की चेन इतनी लंबी हो जाएगी कि अब अकेला OH इस नॉन पोलर कार्बन की चेन से नहीं जीत पाएगा। एक बात नोटिस करना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अल्कोहल में दरअसल में ये जो OH ग्रुप है ये पोलर है, और पोलर होने की वजह से इस ग्रुप की वजह से अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है। लेकिन अल्कोहल में ऑन द अदर हैंड एक नॉन पोलर ग्रुप भी है, कार्बन की चेन, और ये पानी में, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि हमने दरअसल में सॉल्युबिलिटी का एक रूल पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब होता है पोलर चीजों में डिसॉल्व होती है। तो OH पोलर होने की वजह से पोलर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वाटर भी पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, अल्कोहल में भी। तो पोलर चीजों में डिसॉल्व होती है, लेकिन अल्कोहल की ये चेन नॉन पोलर भी है कार्बन की। तो जब ये ज्यादा लंबी हो जाती है तो अल्कोहल धीरे धीरे वाटर में सॉल्युबल कम होने लगते हैं। और यही बात मेंशन आपको यहाँ पर करी गई है कि लगभग अगर हमारे पास अल्कोहल में 5 कार्बन तक कार्बन है, तब तक तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन जैसे ही 6, 7, 8, 10 कार्बन आने लगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी घटने लगती है जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि कार्बन एटम्स का नंबर अगर बढ़ेगा तो नॉन पोलर कार्बन चेन लंबी होती चली जाएगी, जो OH के पोलर होने के बावजूद भी वाटर के अंदर अल्कोहल को डिसॉल्व नहीं होने देना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। और ना एक बात मैं बताता हूँ, यहीं पर आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। कई बार केमिस्ट्री बच्चों को इसलिए भी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि वो इस तरह की जो काउंटर इंट्यूटिव चीजें होती हैं, इन्हें कंपैरिजन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। कई बार बच्चों को ना एक्चुअली में क्या होता है ना, 10th क्लास तक CBSE मानो या ना मानो बहुत ही ज्यादा ईजी है। भाई अब ये बात 11th ग्रेजुएट होगे, तुम आ गए होगे तभी 12th में ही लेक्चर देख रहे होगे या ड्रॉप ईयर में देख रहे होगे, तो आपको पता है कि अब आपको लगता होगा यार 10th तो बहुत ही ज्यादा आसान था यार 11th और 12th के कंपैरिजन में। तो वहां पर 10th तक बहुत चीजें इजी होने के चक्कर में होता क्या है, हमारा इतने लंबे टाइम तक वो टेम्परामेंट डेवलप सही से नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हमने बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी होती जहां पर ऐसे क्रूशियल चीजें हमें कंपेयर करने पड़े, खासतौर पे केमिस्ट्री में। और इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वही है कि हम इस बात को पढ़ के रोते रहे, जवाब है नहीं। अब जब चीजें आ गई हैं तो उस चैलेंज को आप मतलब सीधे हैंड इन हैंड लो और आराम से समझते हुए चलो। मतलब इसी चीज को तो आपको और प्रैक्टिस करना है कि आप जितनी भी आपको अजीबोगरीब चीजें लग रही हैं जो आपके दिमाग को मतलब जो आपको कम समझ में आ रही हैं, उसी पे आपको और ज्यादा टाइम इंडल्ज करने की जरूरत है। यहीं से तुम्हारा दिमाग तेज चलना स्टार्ट होगा। चलो आई बड़ी मशहूर ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें ये बात समझ में आ गई है।
बाकी फिनॉल्स के बारे में अगर बात करी जाए तो फिनॉल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो वो बड़े आराम से सॉल्युबल होता है क्या नाम है वाटर के अंदर, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि एल्कोहल खुद अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, तो ये बात याद रख सकते हो। एल्कोहल खुद दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में भी डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन एल्कोहल खुद भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एल्कोहल्स आर गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए एल्कोहल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये वाली बात भी याद रख सकते हो, काफी काम की है, ठीक है। चले फिलहाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात खत्म हो गई, बॉइलिंग पॉइंट और एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की बात खत्म हो गई। अब बात शुरू होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले तुम ये समझते हैं कि एल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो कैसे करता है। तो दरअसल में एल्कोहल इस तरह से एसिडिक बिहेवियर शो करता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एल्कोहल है, ये एक जनरल एल्कोहल का मैंने फॉर्मूला लिखा, जैसे ही हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, तो अपने आप एल्कोहल के कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और जैसे ये बॉन्ड टूटते हैं तो ये हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन बनता है और साथ में H+ बनता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाती है, बल्कि जो मॉलिक्यूल टूट गए हैं अगर इनका नंबर बढ़ने लग जाता है तो ये वापस से रिकंबाइन करके वापस से अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है मेरे बच्चे। अपने आप में अल्कोहल को पानी में डालते ही वो एल्कोक्साइड आयन और ये हमारे H+ आयन में, या H3O+ भी लिख सकते हो आप इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देना, तो इस तरह से बनता है। अब क्योंकि अल्कोहल पानी में ब्रेक डाउन होकर H+ आयन दे रहा है, तो ये जो H+ आयन है ये हमारे लिए एसिडिक हाइड्रोजन है। अब कोई भी अल्कोहल जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन देगा वो अल्कोहल उतना ज्यादा एसिडिक होने लगेगा, और ये एक जनरल बिहेवियर है अल्कोहल का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। वाटर डालते ही ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहता है और होने लगता है। हाँ, तो अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, पर अल्कोहल्स बहुत ही वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड से मेरा मतलब यह है कि अगर तुमने अल्कोहल्स की 1000 यूनिट ली, 1000 मॉलिक्यूल लिए और पानी में डाले, हो सकता है ये जो H+ बन रहा है ये सिर्फ 20 या 30 यूनिट बने, यानी इन 1000 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल में से सिर्फ 20 या 30 ही टूटेंगे H+ बनाने के लिए, बाकी जितने भी हैं वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे। और क्योंकि बहुत ही कम अल्कोहल्स, बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल H+ बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ H+ आयन जो सोल्यूशन में आएगा वो बहुत कम आएगा, और अगर नंबर ऑफ H+ आयन बहुत कम आया तो वो सोल्यूशन बहुत ही लेस एसिडिक होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया अल्कोहल एसिडिक क्यों होते हैं, O और H के बॉन्ड के टूटने की वजह से, और ये दो आयन बनने की वजह से, जिसमें से H+ हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर हमें अलग अलग अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो इसे कंपेयर करने के 2 तरीके हैं। एक है किसी फिजिकल नंबर की हेल्प से कर लें, और वो फिजिकल नंबर इस इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट से आता है। भाई अगर ये कोई रिएक्शन लिखी है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप बड़े आराम से लिख सकते हो। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट में जो भी स्पीशीज बनी है उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनका मल्टीप्लाई कर दो उनके कॉन्सेंट्रेशन का, डिवाइडेड बाय जो भी रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सॉरी, मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल दिया, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोडक्ट में जो भी चीजें हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने ले लिया। मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा था, शायद बोल स्टोइकियोमेट्री था, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब यहां पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं हम, Ka, जिसे बुलाया जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्योंकि अल्कोहल यहां पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसे हम इन जनरल ये भी बुला सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, आप अल्कोहल भी बोल सकते हो क्योंकि आप अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इन जनरल के जो सिंबल है ये किसी भी तरह के एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को शो करता है। इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, और इसी रिवर्सिबल रिएक्शन का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है।
अब अगर अब ये जो K होता है ना, ये एक फिक्स नंबर होता है। अगर टेम्परेचर आप चेंज नहीं करोगे अल्कोहल का वाटर के सोल्यूशन के साथ, तो K की वैल्यू हमेशा अल्कोहल के लिए फिक्स आएगी। और अगर ये नंबर फिक्स आ रहा है तो इस नंबर को देखकर आप ये बता सकते हो कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, कौन सा अल्कोहल लेस एसिडिक है। और कैसे बता सकते हो? बहुत ही सिंपल तरीका होता है। देखो, अगर किसी भी अल्कोहल से H+ का नंबर ज्यादा बना तो ये न्यूमरेटर में ज्यादा नंबर बड़ा आएगा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा आया तो K की वैल्यू भी बड़ी आएगी। और अगर H+ ज्यादा आएगा तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें, H+ अगर ज्यादा हुआ तो K+ ज्यादा होगा, और H+ अगर ज्यादा हुआ तो सोल्यूशन एसिडिक है। इसका मतलब K अगर ज्यादा हुआ तो सोल्यूशन एसिडिक है। तो यहां से ये रूल बड़ा सिंपल सा बन जाता है कि दरअसल में अगर मैं एक मैथमेटिकल नंबर की हेल्प से अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहता हूं, तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्कोहल के डिसोसिएशन कांस्टेंट के। और ये क्योंकि नंबर जब भी हम निकालते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे आते हैं, ऐसे आते हैं 10⁻⁻5, 10⁻⁷। तो मैथ का एक रूल होता है कि अगर किसी भी छोटे नंबर को कंपेयर करने के लिए आप बड़ा करना चाहते हो, तो आपने ऐसे नंबर्स का लॉग ले लो, तो ये नंबर अपने आप बड़ा हो जाता है। जैसे 10⁻⁻5 ना बहुत छोटा नंबर है, ये है 0.00001। लेकिन अगर आपने वही लॉग ले लिया 10⁻⁻5 का, तो ये नंबर -5 आने लगेगा। भाई 10 के ऊपर पावर है तो लॉग के बाहर आ जाएगी, और लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर ये बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बात मैंने इसलिए बताई कि आपको एक बात समझ में आए मेरे बच्चे, कि ये जो K है ना, क्योंकि इसके नंबर बहुत छोटे आने वाले हैं, तो कई बार हम इस K को K की तरह सॉल्व नहीं करते, बल्कि इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग K निकालते हैं। और इस नेगेटिव लॉग K को एक नए सिंबल से डिनोट करा जाता है pKa। जैसे आपने pH पढ़ा था ना 11th क्लास में और 10th क्लास में, कि pH क्या था? नेगेटिव लॉग H+। नेगेटिव लॉग Ka को आप बुला सकते हो pK। तो ये बात मेंशन करने की क्यों जरूरत है मेरे को? क्योंकि जैसे आप Ka की हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल निकाल सकते हो, ऐसे ही आप pKa की हेल्प से भी निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन Ka का और pKa का उल्टा रिलेशन है, क्योंकि यहां माइनस साइन लगा है। Ka अगर बढ़ेगा तो pKa घटेगा, और Ka अगर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और Ka बढ़ने पर pKa घटता है। तो Ka का pKa के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो Ka का pKa के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो pKa का भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल के साथ इनवर्स रिलेशन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर pKa वैल्यू दे रखी है, तो अगर pKa वैल्यू कम होगी तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये हम देख भी लेते हैं, एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, हमें अलग अलग अल्कोहल्स दे रखे हैं और इनकी pKa वैल्यू हमें दे रखी है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसकी pKa वैल्यू है 7.2, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, इसकी pKa वैल्यू है 8.3। अब रूल कह रहा है pKa वैल्यू अगर कम होगी ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही पैरानाइट्रोफिनॉल की pKa वैल्यू है 7.1, इथेनॉल की pKa वैल्यू है 15.9। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो अल्कोहल है हमारे पास एथेनॉल, और ये जो हमारे पास अल्कोहल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक? तो जिसका रूल के अकॉर्डिंग जिसका pKa कम, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। अगर pKa कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो मेरे बच्चे यहां पर pKa 7.2 वाले का कम है और 15.9 का ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ और ये कम एसिडिक हुआ। बल्कि अगर टेबल में देखा जाए सबसे ज्यादा pKa इसी का है। अगर इसका हाईएस्ट pKa है तो इसका मतलब है ये सबसे वीक एसिड है। मतलब जो एथेनॉल है इस टेबल के अंदर ये वीकेस्ट एसिड है इस टेबल के अंदर। ऐसा ना हो जाए कि आपको ये बात याद रह जाए मेरी कि सर ने बोला था एथेनॉल वीकेस्ट एसिड होता है, तो कोई भी क्वेश्चन आया आप सब जगह एथेनॉल लिख के आ रहे हो। अरे इस टेबल के अंदर एथेनॉल वीकेस्ट एसिड है मेरे भाई। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ढूंढना है तो जिसका पीके सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे कम पीके पैरानाइट्रोफिनॉल का है, मतलब ऑर्थो वाले से थोड़ा सा ही कम है, 0.1 वैल्यू, लेकिन इतने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आई एम वेरी श्योर ये वाला आइडिया पकड़ में आ गया होगा मेरी जनता को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना पीके की हेल्प से हम कैसे कंपेयर करते हैं।
लेकिन पीके और के की हेल्प से अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हमें पीके वैल्यू और के वैल्यू पता होनी चाहिए। मोस्टली ये पता नहीं होती, मोस्टली सिर्फ ऐसे लिखकर आ जाता है कि यार मेथनॉल एथनॉल में, सॉरी ये मेथनॉल है और ये आपका, हाँ ये आपका आइसोप्रोपेनॉल है, और ये मेथनॉल, ये एथनॉल, ये आइसोप्रोपेनॉल। तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख के दे देंगे और कहेंगे बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो वैसे तो यहां पर मेंशन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ टर्शियरी अल्कोहल की सबसे कम होती है, सेकेंडरी की उससे ज्यादा होती है, प्राइमरी की उससे ज्यादा होती है और मेथिल की सबसे ज्यादा होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये ऑर्डर आया कैसे, पता कैसे चला? क्या हमें इसकी सबकी पीके वैल्यू पता होनी चाहिए? आंसर है नो। जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल का एसिडिक नेचर अगर कंपेयर कर रहे हो, आप ये पता करना चाहते हो कि ये अल्कोहल इस अल्कोहल से एसिडिक है या नहीं, तो इसके लिए सिर्फ पीके वैल्यू या के वैल्यू देना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर से भी ये बात पता कर सकते हो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी आइडिया पर आते हैं, पीके के पर भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया उसके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसके ऊपर आते हैं। फटाफट आप देखते हैं कि यार अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ का उनके स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका जवाब भी उसी डिसोसिएशन रिएक्शन में लिखा हुआ है। अगर हम कोई भी जनरल अल्कोहल लेते हैं मेरे बच्चे और उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें दो तरह के आयन मिलते हैं। एक तो ये एल्कोक्साइड आयन और साथ में मिलता है हमें H+। अब हम लोगों को केमिस्ट्री का थंब रूल पता है कि कोई भी रिएक्शन जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी वो रिएक्शन उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो अगर हम इस बात का फायदा उठा ले कि हमें ये बात पता है कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड में तब ज्यादा जाती है जब वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है, इसी चीज की हेल्प से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कोई एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं। कैसे भाई, अल्कोहल जब भी डिसोसिएट होंगे तो यही दो प्रोडक्ट बनेंगे और H+ तो सब में कॉमन रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने मेथनॉल को पानी में डिसॉल्व करा, CH3O- आयन बनेगा और H+ बनेगा। मैंने एथनॉल को पानी में अगर डिसॉल्व करा तो CH3 CH2O- आयन बनेगा और H+ आयन बनेगा। अब H+ आयन तो हर अल्कोहल के डिसोसिएशन में कॉमन रहेगा, जो इकलौता मॉलिक्यूल बदलेगा वो है ये एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल। अब अगर मैं किसी तरह से ये पता कर लूं कि इन दोनों में से कौन सा एल्कोक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कोक्साइड होगा उसके अल्कोहल को मौका मिल जाएगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भेजने का। और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी तो H+ ज्यादा बनेगा, H+ ज्यादा बनेगा तो ये अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये बात तो श्योर है। तो अगर मुझे ये कंपेयर करना है अल्कोहल के फॉर्मूले को देखकर कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, मुझे बस कायदे से ये देखना चाहिए कि कौन सा एल्कोक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे स्ट्रक्चर की हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल चेक करनी है तो मुझे कायदे से देखना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। जितना ज्यादा एल्कोक्साइड स्टेबल होगा अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, तभी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। तो बस मुझे कुछ बेसिक रूल पता चलना कि यार एल्कोक्साइड कब स्टेबल होगा। तो एल्कोक्साइड दरअसल में अपने नेगेटिव चार्ज के कम होने पर स्टेबल होता है। जितना ज्यादा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना ज्यादा एल्कोक्साइड स्टेबल होगा। तो यहां पर आप ये समझ सकते हो कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आ रही है वो दरअसल में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी कोई भी चीज जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को घटाएगी वो आर मतलब इस एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। और एल्कोक्साइड जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल ज्यादा होगी अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड ज्यादा होगी। और इसके लिए जरूरी है कि नेगेटिव चार्ज O- के ऊपर कम हो। ऐसी कोई भी चीज जो O- का नेगेटिव चार्ज घटा सकती है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। और ऐसी सबसे पहली चीज जो O- का नेगेटिव चार्ज घटा सकती है वो है रेजोनेंस। अगर O- का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती जो के ऊपर नेगेटिव चार्ज घटाए।
तो जितना ज्यादा O माइनस का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, आर इस एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा आएगी। इस बात को अपने दिमाग में आराम से समाहित कर लो, बहुत जरूरी है। रेजोनेंस के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ा सकती है? वो है माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। भाई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अगर O के पहले लगा है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो O का नेगेटिव चार्ज कुछ हद तक कम हो जाएगा, और अगर एल्कोक्साइड के ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उस एल्कोहल की। हम देखेंगे एल्कोक्साइड को कि एल्कोक्साइड स्टेबल है, और पता चलेगी एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल की। जो ज्यादा स्टेबल एल्कोक्साइड उसी का एल्कोहल। अब ऐसे ही, अब ये दोनों चीजें तो दरअसल में एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी को बढ़ाती हैं, पर प्लस आई इफेक्ट एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी को घटाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। क्यों? एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो मेरे बच्चे यहां पर हमारे पास ये मेथॉक्साइड आयन है और ये एथॉक्साइड आयन है। अब जितने बच्चों ने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्हें पता है मेथिल ग्रुप एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, और ये एथिल ग्रुप है, ये भी प्लस आई वाला ग्रुप है। लेकिन एल्किल ग्रुप जितना साइज में बड़ा होता चला जाता है, इसका प्लस आई इफेक्ट उतना स्ट्रांग होता चला जाता है। तो मेथिल का प्लस आई एथिल से अगर कंपेयर करेंगे तो एथिल का प्लस आई ज्यादा पावरफुल है। जानबूझ के इसलिए प्लस आई बड़ा लिखा है ताकि आपको इस बात का इल्म हो जाए, अंदाजा लग जाए, ये एथिल ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप इफेक्ट शो करेगा। अब प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं आगे वाले एटम की तरफ। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये आगे जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन के पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, पीछे से और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए। लेकिन जो अकेला मेथिल है ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इतना नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा आ गया और यहां पर कम। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया तो एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो इस एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी कम है और इस एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। मेथॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, एथॉक्साइड कम स्टेबल है। और जो एल्कोक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा उसका एल्कोहल स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में। इसका मतलब है मेथनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एथेनॉल। ये आइडिया है मेरे। अब ये याद रखना जरूरी होता है, आपको जो इतनी मेहनत करनी है वो इस इंपॉर्टेंट बात को ना याद रखने के ऊपर है। सारा गेम इस चीज को अपने दिमाग में रखने का है, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात। और आपको पता है प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? अगर प्लस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो वो एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो एक गलती कर दी है मैंने भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया प्लस आई इफेक्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 1 के अपॉन में आना चाहिए कि अगर प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एम्प्टी मशहूर करेक्शन आप कर लोगे, और जो बच्चे बिना ये करेक्शन देखे पहले ही कमेंट सेक्शन में चले गए तो भाई देख लेना करेक्शन हो गया है यहाँ पर, आप भी ध्यान रखना। तो अब इसके सीधे कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। इस चीज की हेल्प से, इस आइडिया की हेल्प से बड़े आराम से अलग अलग एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर पाएंगे, और इसी वजह से आप ये जो हमने ट्रेंड देखा था इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो बड़े आराम से। बल्कि एक काम करते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल है मेथनॉल, फिर एथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये हमें दे रखा है टर्शी ब्यूटेनॉल। चलो इन चारों को ही हम स्ट्रक्चर वाइज कैप्चर करते हैं। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है मेथनॉल, एथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल जिसे आप यूजुअली इस तरह से लिखते हो, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्शी ब्यूटेनॉल। इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम इन सबके क्या बना देंगे? एल्कोक्साइड बना देंगे। तो इसमें से O से जुड़ा हाइड्रोजन हटा दो, O के ऊपर माइनस आ गया। आपको ये पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, आपको तो एल्कोक्साइड ही बनाना है ना। तो एक काम करो, ये पूरी रिएक्शन मत लिखो, सीधे इनके एल्कोक्साइड बना दो। फिर ऐसे ही आप CH3CH2OH में से भी इस हाइड्रोजन को हटा दो, O के ऊपर माइनस। ऐसे ही एल्कोहल के इस हाइड्रोजन को हटा दो, आइसोप्रोपेनॉल में से ये बन जाएगा। ऐसे यहां से हटा दो हाइड्रोजन तो ये एनायन बन जाएगा। अब बस हमें देखना है कि इनमें से कौन एल्कोक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलो देखते हैं। तो यहां पर एक CH3 का प्लस आई इफेक्ट हमें मिल रहा है,
यहां पर CH3 CH2 का मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पर दो CH3 का प्लस आई मिल रहा है। अब 2 CH3 अगर लग गए तो वो एक C2H5 से या एक एथिल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट है। और यहां तो 3 CH3 लग गए, तो इसका प्लस आई तो मेरे बच्चे सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा बनता चला, बट कोई बात नहीं। तो अगर ये एल्कोक्साइड में प्लस आई सबसे ज्यादा है तो प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी एल्कोक्साइड की उतनी कम। तो ये सबसे कम स्टेबल है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, मतलब एथोक्साइड उससे ज्यादा और मेथोक्साइड सबसे ज्यादा। और मेथोक्साइड अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मेथिल अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। एथिल अल्कोहल की उससे कम, सॉरी, मेथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, एथिल अल्कोहल उससे कम, आइसोप्रोपिल अल्कोहल उससे कम और टर्शी ब्यूटिल अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होगा। अब ये चीजें प्रैक्टिस करते करते ही हमें आराम से दिमाग में बैठानी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा। और मैं फिर से बता रहा हूं मेरे बच्चे, सारा गेम, सारी चीज, जितना अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना है वो सब चीजों को दिमाग में रखने से स्टार्ट होगा। जब चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी तभी आप उनमें नए नए जो चेंजेस आएंगे, नए नए जो मैनिपुलेशन आएंगे वो आप कर पाओगे। तो पहली सीढ़ी बहुत अच्छे मार्क्स लाने की यही होती है कि आप जो जो चीजें पढ़ते जा रहे हो वो आपके दिमाग में बैठे। हर टीचर, हर पर्सन जो मतलब आपको सही से पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपको पढ़ाने के बाद बार बार यही बोलेगा कि सबसे पहले आप घर पर जाकर चीजों को रिवाइज करो। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कहीं पर भी जो चीज आपने सीखी है उसको मैनिपुलेट करके अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन लगाना चाहते हो, ये तभी पॉसिबल है जब वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने लेक्चर में अटेन करी है वो आपके दिमाग में हो। तो इसलिए आपको एडवाइस करा जाता है जब भी आप कोई चीज पढ़कर खत्म करो तो पहले जाकर उसे प्रॉपर्ली रिवाइज करो। रेगुलर रिवीजन करने से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छा बैठता है और ये बात प्रूवन है। अब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ये 3 अल्कोहल है, एक काम करते हैं, करेक्शन करते हैं, बार बार मेथनॉल लेने से मजा नहीं है, एक बार 3 कार्बन की चेन लेते हैं। ये एक अल्कोहल हो गया, ये दूसरा अल्कोहल हो गया। इसमें बस फर्क ये है कि जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसी कार्बन पे एक फ्लोरीन जोड़ दिया। फिर हमने ये जो फ्लोरीन था ये एक पीछे वाले कार्बन पे जोड़ दिया। तो हमें इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो आपको ऐसा करने के लिए पता है क्या करना है, ये जितने भी हाइड्रोजन है इन सबको हटाकर एल्कोक्साइड बना देना है। तो पहला एल्कोक्साइड बनेगा CH3 CH2 CH2O-, दूसरा CH3 CH2 CHFO-, तीसरा CH3 CHF CHO-, CH2 होगा। तभी कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे, तो यहां पर भी CH2 आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं मेरे बच्चे कि इन तीनों में कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं और उनकी वजह से कौन सा एल्कोक्साइड स्टेबल है। अब ये तो प्रोपिल ग्रुप है, ये तो प्लस आई शो करेगा मेरे बच्चे, ठीक। यहां पर कई बच्चों को ऐसा लगता है ये प्रोपिल है ये प्लस आई शो करेगा। एक बात बताता हूं, अगर एल्किल ग्रुप में फ्लोरीन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ गया ना तो ये अपना प्लस आई दिखाना भूल ही जाता है। ये ग्रुप जो माइनस आई वाला है ये अब सारी प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा। तो अब आपको इसके प्लस आई से कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप सारा जजमेंट इस फ्लोरीन के नेगेटिव आई से करना। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव आई के प्लस आई पर कहीं ज्यादा हैवी हो, कहीं ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो इसका इफेक्ट हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। अब सीधे फ्लोरीन का इफेक्ट कंसिडर करेंगे। अब फ्लोरीन O के ठीक बगल वाले कार्बन पे लगा है तो इसका प्लस आई बहुत अच्छा खासा हो, सॉरी माइनस आई बहुत अच्छा खासा होगा। माइनस आई का जब भी हम एरो बनाते हैं तो बॉन्ड के ऊपर उस एटम की तरफ एरो बना दिया जाता है जो माइनस आई लगा रहा है। प्लस आई के लिए एरो हम उस एटम की तरफ लगाते हैं जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा है। ये ग्रुप प्लस आई का है तो अपने इलेक्ट्रॉन आगे भेज रहा है, तो एरो उस एटम की तरफ लगाओगे जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और माइनस आई में एरो के ऊपर सॉरी बॉन्ड के ऊपर एरो उस एटम की तरफ लगेगा या उस ग्रुप की तरफ लगेगा जो इलेक्ट्रॉन की तरफ बुला रहा है।
ऐसे यहां पर भी माइनस आई यहां होगा, बट एक रूल याद रखना, दरअसल में कोई भी नेगेटिव आई वाला ग्रुप अगर उस एटम से दूर जाता जा रहा है जहां पर उसे माइनस आई शो करना है, भाई इस फ्लोरीन को इस O माइनस के ऊपर माइनस आई शो करना था, लेकिन अगर वो उससे दूर चलता चला जा रहा है तो माइनस आई इफेक्ट वीक होता चला जाएगा। तो ये फ्लोरीन माइनस आई शो तो करेगा, लेकिन इस वाले फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम करेगा। अगर ये मान लो इधर पीछे वाले पे आ गया और वीक हो जाता, तो माइनस आई में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप उस पर्टिकुलर एटम जिस पर उसे माइनस आई इफेक्ट शो करना है, अगर उसे दूर जा रहा है तो उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो ये माइनस आई वीक है, ये माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, और ये तो प्लस आई है। आपको पता है प्लस आई स्टेबिलिटी को घटाता है, तो ये एल्कोक्साइड इन तीनों में लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, इस प्लस आई की वजह से ये एल्कोक्साइड लीस्ट स्टेबल है, और इस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से ये एल्कोक्साइड मोस्ट स्टेबल है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये इससे ज्यादा स्टेबल है और इससे कम स्टेबल। तो अब एल्कोहल में अगर हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, उनको नाम दे दूं मैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर मेरे को कंपेयर करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 सबसे लीस्ट एसिडिक है, उससे ज्यादा एसिडिक थर्ड हो जाएगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो हम लोगों ने नॉर्मल एलिफेटिक एल्कोहल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे हम ये देखते हैं कि अगर मान लो मुझे फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि फिनॉल और मेथिल अल्कोहल में कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, चलो इसको कंपेयर करते हैं। तो अगर हमें फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो यहां पर भी वही काम करेंगे, हम फिनॉल का एल्कोक्साइड बना लेंगे, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड। ये एनायन है, फिनॉक्साइड एनायन। ऐसे यहां से हाइड्रोजन डालोगे तो ये मेथॉक्साइड बन जाएगा। अब जरा नोटिस करो, मेथॉक्साइड में मेथिल का प्लस आई इफेक्ट है, पर बहुत वीक है क्योंकि बहुत छोटा सा ग्रुप है। लेकिन उसी का उल्टा फिनॉक्साइड में अगर हम देखें तो O के ऊपर जो माइनस आया है, ये O का माइनस रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और क्योंकि फिनॉक्साइड रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, यहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, तो यार रेजोनेंस स्टेबलाइज जो भी एनायन है वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर ये एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है फिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। इसके कंपैरिजन में एक नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो एक नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल के कंपैरिजन में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, और फिनॉल की इस ज्यादा एसिडिक होने की टेंडेंसी का जो श्रेय है वो किसे जाता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ये सवाल याद रखना कि फिनॉल्स बाकी जो नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल क्यों है। आप रीजन यही बोलोगे कि फिनॉल रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिस वजह से फिनॉल बहुत ज्यादा अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, और वो एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी अल्कोहल के कंपैरिजन में बढ़ा देता है, बाकी एलिफेटिक अल्कोहल के कंपैरिजन में। और ये क्वेश्चन अगर मान लो 2 मार्क्स में आया तो आप सिर्फ इतनी सी बात लिखकर नहीं हट सकते, आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने पड़े फिनॉल के। अब फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल है, आपको फिनॉल के नहीं बनाने पड़ेंगे, बेसिकली मैं फिनॉक्साइड के बना दूं उससे भी काम चली जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाने आएंगे, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे आ जाएंगे। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अगर आ गए तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, वो भी इस कार्बन पे आ गया, तो इस कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओ एक और बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड अगर बनाएगा तो ये माइनस चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन के अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देना पड़ेगा। अब यहां पर ये रेजोनेंस ऐसे होगा, मतलब जो चीज हमने अभी देखी है वो बार बार अब घूमती रहेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर, सिमिलरली अब आगे रेजोनेंस होगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे बच्चे आपको सारे बनाने आने चाहिए, फिर ऐसे ये यहां पर जाकर वो वापस आ जाए।
तो फिनॉल के रेजोनेंस की वजह से, फिनॉल में फिनॉक्साइड के रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही स्टेबल फिनॉक्साइड आयन होता है। और फिनॉक्साइड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा फिनॉल अपने आयंस में टूटेगा। फिनॉल अपने आयंस में टूटकर फिनॉक्साइड बनाएगा और H+ बनाएगा। और जितना ज्यादा फिनॉक्साइड स्टेबल है, ये रिएक्शन उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी। रिएक्शन जितना ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, फिनॉल उतना ही ज्यादा एसिडिक होता चलेगा। आई होप ये आइडिया आपको पकड़ में आया है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि केमिस्ट्री के हर टॉपिक में कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आएंगे, वहां पर भी चलते हैं। अच्छा, फिनॉल में भी ये जो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड की बात है, उसमें रेजोनेंस -I +I सब काम करता है फिनॉल में भी। अगर फिनॉल में +I इफेक्ट हमने लगा दिए, +I इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दिए, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड की घट जाएगी और उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की कम हो जाएगी। अगर हमने -I इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दिए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेजोनेंस वाले ग्रुप लगा दिए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिनॉल, जिस तरह से हम लोगों ने अल्कोहल के डेरिवेटिव्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करा है, ऐसे ही हम लोग फिनॉल के लिए भी कंपेयर करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ फिनॉल के डेरिवेटिव्स की कंपेयर करते हैं। पहला तो मेरे बच्चे हम ले रहे हैं नॉर्मल फिनॉल, एक हम लोग ले रहे हैं मेरे बच्चे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक हम लोग ले रहे हैं मेरे बच्चे पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये अब हमें बताना है कि इन तीनों में दरअसल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है, ये बताना है। चलो इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो अगर मुझे ये बताना है कि इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, या सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे वीक एसिड, सबसे मतलब पुअर एसिड कौन है, तो इसके लिए हमें इन सबके फिनॉक्साइड बनाने पड़ेंगे और उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ये फिनॉल का फिनॉक्साइड बन गया, ये नाइट्रोफिनॉल का बन गया, और ये मेरे बच्चे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बन गया, और ये मेटानाइट्रोफिनॉल का बन गया। जितने भी फिनॉक्साइड बनाए थे हमने बना लिए। अब जो फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है वो अल्कोहल ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस फिनॉक्साइड में सिर्फ हमें रेजोनेंस मिलेगा, मैंने R लिख दिया। इसमें रेजोनेंस भी मिलेगा, और ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये -I पे ग्रुप है, तो रेजोनेंस के साथ हमें -I भी मिलेगा। और हमें पता है ये दोनों इफेक्ट दरअसल में एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, या इस फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे यहां पर भी रेजोनेंस तो मिलेगा ही, ये O के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बेंजीन के, तो रेजोनेंस मिलेगा ही, लेकिन साथ में क्या भी मिलेगा, -I भी मिलेगा। बस अब हमें चेक करना है यार, रेजोनेंस तो तीनों में मिल रहा है, तो जिसका +I ज्यादा पावरफुल होगा वो अल्कोहल उतना ही अच्छा एसिड होगा। ठीक है, हमारा दिमाग तो यही कहता है ना, लेकिन याद रखना यहाँ पर एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने आज ही का लेक्चर सही से लिया है तो आपको पता होगा कि हमारा दिमाग तो बोलता है कि यार NO2 ग्रुप जितना ज्यादा दूर लगा होगा -I उतना कम होगा, और NO2 ग्रुप जितना पास लगा होगा +I उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, -I, यहाँ पर -I ज्यादा है, यहाँ पर -I कम है, और जिसका -I कम होगा वो अल्कोहल वीक होगा। तो हमने जो बात पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इस अल्कोहल को वीक होना चाहिए और इस अल्कोहल को स्ट्रांग, पर ये अल्कोहल वीक होता है एसिड और ये स्ट्रांग होता है। रीजन, क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार होता है कि एक ही टाइम पर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर चल रही होती हैं, तो अगर आप किसी एक ही चीज से जजमेंट लेने की कोशिश करोगे तो कई बार आपको गलत आंसर मिलते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। हम सिर्फ इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि दरअसल में -I इफेक्ट वाला ग्रुप दूर लगा है, जिसकी वजह से ये एल्कोक्साइड या ये फिनॉक्साइड कम स्टेबल होगा। इसका -I पास में लगा है तो ये फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, और रूल के अकॉर्डिंग अगर ऐसा हुआ तो ये अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। बट यहाँ पर एक और चीज हो रही है, नोटिस करो, ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो है, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत स्टेबल होता है, और अगर ये स्टेबल है तो ये अपने हाइड्रोजन को आसानी से बाहर जाने ही नहीं देगा, और जब तक ये हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा तब तक ये अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। ये करना तो चाहता है, और -I इफेक्ट इसका स्ट्रांग भी है पास लगे होने की वजह से। और दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये OH इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
तो क्योंकि कई सारे बच्चे बस ये जो पढ़ी पढ़ाई बात है इसको फॉलो करते हैं, लेकिन पहले जो पीछे जो बात पढ़ी है वो भूल जाते हैं, इसीलिए उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है। और वहीं पर फिर उन्हें लगता है यार केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी है। अरे भाई, जहां पर आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा वहां पर आपका दिमाग खुद बोलेगा अरे यहाँ तो हमने पढ़ा था ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आसानी से हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, और अगर ये हाइड्रोजन आसानी से नहीं जाएगा तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि दरअसल में ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये वीक एसिड और पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड से कम जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और सबसे कम सिर्फ फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस के अलावा कोई माइनस आई वगैरह। ठीक, तो ये वाला आइडिया मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जरूरी है कि हम ऑर्थो, मतलब ये तो एक्सेप्शन वाला केस मैंने बता दिया, अब कई बार जनरल केस भी आते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मेंशन करना जरूरी है, अगर हमने मेटा पर लगाया होता ना NO2, तो मेटा पर NO2 का माइनस आई इफेक्ट बहुत लेस इफेक्टिव होता है, मतलब ये पैरा वाले से भी कम इफेक्टिव होता है। रीजन बता देता हूं मैं क्यों। दरअसल में अगर आप फिनॉक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में या तो ऑक्सीजन के ठीक बगल में आ रहा है, बगल का मतलब है ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर ये जस्ट ऑक्सीजन के अपोजिट आ रहा है, अपोजिट का मतलब पोजीशन पे, या वापस से ऑक्सीजन के बगल में आ गया ऑर्थो पोजीशन पे। नोटिस करो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कभी भी मेटा पोजीशन पे आ ही नहीं रहा है, और अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कभी भी मेटा पर नहीं आ रहा है, यानी या तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा या यहां आएगा या फिर यहां आएगा, मेटा पर कभी नहीं आएगा। और मेटा पे अगर नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं और मेटा पे तुमने NO2 लगा दिया, तो मेटा वाला NO2 हमेशा नेगेटिव चार्ज से दूर रहेगा। जैसे ऑर्थो पर नेगेटिव आएगा और NO2 वहीं पर लगा है, पैरा पे नेगेटिव आएगा और NO2 वहीं लगा है, लेकिन मेटा पे तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं ना रेजोनेंस में, तो NO2 हमेशा नेगेटिव चार्ज से दूर है, और अगर NO2 हमेशा नेगेटिव चार्ज से दूर है तो माइनस आई इफेक्ट बहुत कम इफेक्टिव रहेगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट कम, माइनस आई रहेगा लेकिन कम रहेगा, और अगर माइनस आई कम इफेक्टिव है तो मेरे बच्चे ये जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है ये तो इन तीनों में सबसे वीक एसिड होगा। इसीलिए ये चीज आप चाहो तो पीके के ट्रेंड में भी देख सकते हो, मेटा नाइट्रोफिनॉल का जो पीके है वो 8.3 है, इन तीनों में सबसे ज्यादा। पीके ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, पीके कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा देखो पीके किसका आ रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, और क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल में दे रखा है तो उसके ऊपर सवाल आता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, रीजन के साथ बता दिया मैंने पूरा का पूरा आपको आइडिया। अब ये आपकी, अब यहां से मेरी जिम्मेदारी खत्म, आपकी जिम्मेदारी शुरू कि आप इन चीजों को याद रखो। ठीक है, तो एमडी में श्योर ये वाला आइडिया क्लियर हो गया। अब हाँ, जरूरी है कि आप नाइट्रोफिनॉल के ऊपर ही क्वेश्चन आए। मान लो फिनॉल में हमने पैरा पे NO2 लगा दिया, फिर सिर्फ मेरे बच्चे फिनॉल ले लिया, फिर हमने एक काम करा यहां पर एक प्लस आई वाला ग्रुप लगा दिया सेम जगह पे, और मैंने कहा यार इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो मुझे उम्मीद है यहां तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल अगर मिल जाए तो क्या ही बात है, जेईई और नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमारी लॉटरी सी लग जाती है। बस चीजें बताओ भाई, यहाँ पर रेजोनेंस के साथ माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस है, और यहाँ पे रेजोनेंस के साथ प्लस आई आ गया। यार प्लस आई ना दिक्कत की बात होती है एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो प्लस आई की वजह से ये सबसे लीस्ट एसिडिक हो गया। इसमें सिर्फ रेजोनेंस है तो ये माइनस आई वाले से वीक एसिड होगा, और माइनस आई और रेजोनेंस वाला ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें सेम जगह पर अलग अलग प्लस आई माइनस वाले ग्रुप लग जाए तो उनमें तो बहुत आसानी से कंपैरिजन हो जाता है। जहां क्रिटिकल कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एमपीडी में श्योर ये सारी बातें आप लोगों को पकड़ में आई होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ था यार, फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। जम के पढ़ाई करना फिर, और मेरी जैसी आपको एडवाइस रहती है कि लेक्चर खत्म हो गया तो मतलब कहानी खत्म नहीं हुई। आपको ये सारी चीजें समझने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए, प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो, केमिस्ट्री आपको समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि हमने जितनी भी चीजें अभी कवर करी हैं कि एक बार आप सारी की सारी रिकॉल करो अच्छे से। जितने अच्छे से आप रिकॉल करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 5-7 मिनट 10 मिनट दो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। बाकी आज के लेक्चर में इतनी रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी डाउट आते रहे मेरे साथ कोशिश करिए आप डिस्कस कर सकें। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।